रियल एस्टेट किसी के लिए सपनों का महल होता है, किसी के लिए फ्यूचर का सेफ इन्वेस्टमेंट और किसी के लिए ब्लैक मनी को वाइट मनी बनाने का परफेक्ट स्टेज। हर इमारत के पीछे सिर्फ एक ईंट और सीमेंट नहीं, एक कहानी होती है, पैसों की, पावर की और प्लानिंग की, जो कभी दिखाई नहीं देती। सो हेलो एंड वेलकम टू मेरा चैनल। दोस्तों, आपका स्वागत है रियल एस्टेट रियल एनालिसिस सीरीज के 4th एपिसोड में। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने फर्स्ट एपिसोड में समझा था कि रियल एस्टेट सेक्टर क्या होता है, इसके अंदर कितना पोटेंशियल है, एज ए इन्वेस्टर हम रियल एस्टेट सेक्टर से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने सेकंड एपिसोड में समझा कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं, वो कौन कौन से वेज हैं जिसके थ्रू आप रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर एंट्री कर सकते हैं, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे हमें तरीके समझे थे। साथ ही साथ हमने सारे मेथड्स को कंपेयर भी करा था एक दूसरे से, कौन सा वाला मेथड ज़्यादा बढ़िया है और कौन सा वाला मेथड आपके ज़्यादा सूटेबल हो सकता है। इसके बाद दोस्तों हमने थर्ड एपिसोड में समझा था कि वो बहुत सारे चार्जेस, टैक्सेस एज ए इन्वेस्टर जो हमें बेयर करने पड़ते हैं जब भी हम रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसके अंदर दोस्तों हमने समझा था TDS, GST, कैपिटल गेन, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस और म्यूनिसिपल टैक्सेस। ऐसे बहुत सारे टैक्सेस हैं और चार्जेस हैं जो कि हमें एज इन्वेस्टर बेयर करने पड़ते हैं जब भी हम रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि डायरेक्टली हमारे ओवरऑल जो रिटर्न है उसके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। इसलिए इन सभी चीज़ों को समझना, एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम आ चुके हैं 4th एपिसोड में, जिस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर टैक्सेशन के बेनिफिट्स। यानी कि जब भी आप रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैपिटल गेन, होम लोन पे दिए जाने वाला आपका इंटरेस्ट, प्रिंसिपल आपका रीपेमेंट, आपको अगर रेंट की इनकम आई है तो रेंटल यील्ड, तो इन सभी के ऊपर जो आपको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, आप इनके टैक्स के बर्डन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं या फिर टोटली आपको ज़ीरो भी कर सकते हैं, वो क्या डिफरेंट मेथड्स हैं, वो सारे लीगल तरीके हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि इस एपिसोड के अंदर हम रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर टैक्सेशन के बेनिफिट्स को समझेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है समीर। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले टैक्स बेनिफिट की बात करते हैं जो कि हमारे रिलेटेड है होम लोन से। मान लीजिए आप किसी बैंक से अगर 50 लाख रुपए का होम लोन लेते हैं घर को परचेज करने के लिए, और मान लीजिए आप जो लोन लेते हैं वो 50 लाख रुपए का है और जो आपको इंटरेस्ट है वो 7.5% का है और आपने लोन लिया है 20 साल के लिए, तो आपकी जो हर महीने की जो EMI होगी वो बनेगी लगभग अराउंड 45,000 की। और मुझे उम्मीद है कि आपको इतना तो पता ही होगा कि जब भी हम लोग लोन लेते हैं तो जो रिपेमेंट हम कर रहे होते हैं EMI के थ्रू, उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल और दूसरा होता है इंटरेस्ट। और इनिशियल में जो हमारे EMI की जो पेमेंट होती है वो इंटरेस्ट की तरफ ज़्यादा होती है, बाद में धीरे धीरे जो EMI है हमारा वो प्रिंसिपल रीपेमेंट की तरफ ज़्यादा होने लग जाता है जब हम इंटरेस्ट को पूरा कवर कर देते हैं। अगर आपको EMI समझ में नहीं आया, लोन कैसे काम करता है, लोन की रीपेमेंट कैसे होती है, कैसे कैलकुलेट करा जाता है, अगर आप इस चीज़ को भी समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आपको समझ में नहीं आया। मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि लोन की रीपेमेंट के लिए EMI कैसे कैलकुलेट की जाती है और कैसे पेमेंट की जाती है, कैसे हमारे स्टार्टिंग में इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा होता है और हमारा जो प्रिंसिपल की रीपेमेंट होती है वो कम होती है। अगर आपने लोन लिया है तो उसे आप कैसे जल्दी पे ऑफ कर सकते हैं जिससे आपको कम इंटरेस्ट पे करना पड़े। अभी खैर दोस्तों, हम इस वीडियो के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो 45,000 है, मान लीजिए इसके अंदर जो 30,000 है वो हम यहाँ पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं स्टार्टिंग में, और लगभग जो 15,000 है वो हमारा जा रहा है प्रिंसिपल रीपेमेंट के लिए। और मान लीजिए ईयरली आपका जो टोटल प्रिंसिपल रीपेमेंट था आपका 1,80,000 हो गया मान लीजिए। अब हम आते हैं यहाँ पर टैक्स बेनिफिट के बारे में समझते हैं। अंडर सेक्शन 80C जो कि बोलता है इनकम टैक्स एक्ट का कि आपने साल का जो भी प्रिंसिपल रीपेमेंट करा है, अगर वो 1.5 लाख तक है यानी 1.5 लाख तक है, तो आप उसे पूरा यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं, यानी आपका जो टैक्सेबल इनकम है उसके अंदर आप डिडक्शन कर सकते हैं। पर 1.5 लाख से अगर आपने ऊपर की प्रिंसिपल रीपेमेंट करी है तो वो उसके ऊपर आपको क्लेम नहीं मिलेगा। आपकी जो यहाँ पे कैप लगाई दी गई है सिर्फ 1.5 लाख तक ही आप क्लेम कर सकते हैं। ये जो क्लेम है आप सिर्फ प्रिंसिपल रीपेमेंट के लिए ही है। और जैसे कि हम जानते हैं जब भी हम लोन लेते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल और दूसरा होता है इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट के ऊपर बेनिफिट है वो हमारे अलग सेक्शन के अंदर कवर होता है। हमारा जो सेक्शन 24B है जो कि हमारे इंटरेस्ट को कवर करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे 50 लाख का लोन लिया है, इसके ऊपर हमने लगभग 45,000 का हम EMI पे कर रहे हैं। इस पे जो 30,000 जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, मान लीजिए आप साल का, यहाँ पे मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ, मान लीजिए आप साल का 2 लाख रुपए आप इंटरेस्ट पे कर देते हैं आपका जो भी लोन था उसको पे करने के लिए, मतलब EMI के फॉर्म में आपने जो पे करा उसमें लगभग एनुअली जो आपने इंटरेस्ट है वो आपने 2 लाख रुपए पे कर दिया। सो अंडर सेक्शन 24B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है आपने जो भी प्रॉपर्टी परचेज करा है और उस पर आप खुद रह रहे हैं और उस पर आपने अगर इंटरेस्ट पे करा है साल का 2 लाख तक का, तो आप पूरा का पूरा यहाँ पर डिडक्शन ले सकते हैं। 2 लाख के ऊपर जो भी है वो आपको पे करना पड़ेगा, उसके ऊपर कोई भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। और यहाँ पर दोस्तों एक और इससे भी बड़ा बेनिफिट ये है कि मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी, आपने लोन लेकर के और उसे आपने रेंट पर दे दिया है,
और रेंट वाले सिनेरियो में जब आपने प्रॉपर्टी को रेंट पे दे दिया है, मतलब आप खुद नहीं रह रहे हैं, उस सिनेरियो के अंदर आप जो भी साल का इंटरेस्ट पे करते हैं वो आप पूरा का पूरा क्लेम कर सकते हैं। और अगर आप उस प्रॉपर्टी पर रह रहे हैं तो यहाँ पे कैप लगा दी गई 2 लाख तक की। तो उम्मीद है दोस्तों आपको होम लोन से रिलेटेड जो भी बेनिफिट आपको समझ में आ गए होंगे कि आप प्रिंसिपल के लिए आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है और इंटरेस्ट के लिए आपको 2 यहाँ पे सिनेरियो बन जाते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी पर रह रहे हैं तो आप 2 लाख तक का क्लेम कर सकते हैं, आपका जो टैक्सेबल इनकम है उसके अंदर रिडक्शन हो जाएगा। और अगर आप रेंट पे दे देते हैं तो आप उसे पूरा इंटरेस्ट जो है वो डिडक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप टैक्सेबल इनकम जो है वो उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे रिड्यूस कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक और बेनिफिट मिल जाता है, मान लीजिए आप कोई लोन लेते हैं 50 लाख का और उस पर आप जॉइंट लोन लेते हैं, मतलब मान लीजिए आपने और आपके स्पाउस ने या फिर आपने किसी और के साथ मिल करके 2 पर्सन ने साथ में एक लोन को यहाँ पे अप्रूव कराया। तो यहाँ पे जो हमने सेक्शन देखा एटीसी का, जिसके अंदर आपको 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिल रहा है, तो ये इंडिविजुअली 1 पर्सन के लिए होता है। पर आपने लोन जो लिया है वो आपने 2 लोगों ने जॉइंटली मिल के लिया है, तो दोनों अलग अलग 1.5 लाख यानी लगभग 3 लाख बन जाएगा टोटल। आप 3 लाख तक का डिडक्शन दोनों क्लेम कर सकते हैं। ऐसी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के अंदर वो 2 लाख प्लस 2 लाख वो 4 लाख बन जाता है आपका। यानी कि आपने कोई जॉइंट लोन लिया है तो ये सारे बेनिफिट्स आपके डबल हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन की, यानी कि मान लीजिए आप एक प्रॉपर्टी को आप रेंट पे देते हैं किसी टेनेंट को और उस प्रॉपर्टी से आपको मान लीजिए साल का 1,20,000 रुपए आ रहा है। मान लीजिए आप 1,20,000 आपसे अर्निंग कर रहे हैं एनुअली, आपका उससे रेंट से आपको इनकम आ रही है। आपका रीजनल जो भी लोकल अथॉरिटी होती है उसको आपको कुछ मान लीजिए टैक्स पे करना है 20,000। जैसे हमारे आसपास के जो लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं वो कुछ टैक्स कलेक्ट करते हैं जो कि बेसिक सर्विसेज के लिए हमें चार्ज करते हैं, जैसे रोड हो गया, वाटर हो गया, इनके लिए वो चार्जेस करते हैं, टैक्सेस चार्ज करते हैं, तो हमें पे करना पड़ता है एज अ हमारा लैंडलॉर्ड। मान लीजिए आपने उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो आपको टैक्स पे करना था, मान लीजिए 20,000 आपने पे करा, तो आपको टोटल इनकम आ रही थी 1,30,000। उसमें आपने 20,000 जो था वो आसपास के लोकल जो भी अथॉरिटी थी उसको आपने पे कर दिया टैक्स, तो आपका बच गया 1 लाख रुपए, जिसको हम लोग एनईवी बोलते हैं, यानी कि नेट एनुअल वैल्यू, मतलब आपका साल का नेट में इतना आप पैसा कमा रहे हैं। अब उसके ऊपर भी गवर्नमेंट जो है वो 30% का टैक्स डिडक्शन अलाउ करती है अंडर सेक्शन 24A। इसका मतलब ये है कि 1 लाख रुपए में से आप 30,000 माइनस कर देंगे, आपका रह गया 70,000, रेस्ट 70,000 रह गया, इसी के ऊपर आपको टैक्स पे करना होगा। तो दोस्तों होम लोन पे बेनिफिट्स और रेंटल इनकम के ऊपर टैक्सेशन के बेनिफिट समझने के बाद अब हम बात करते हैं कैपिटल गेन के ऊपर आप कैसे टैक्सेस को सेव कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई भी नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, कोई गोल्ड या कोई शेयर या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी, आपने कोई भी एसेट परचेज करा है जो कि लॉन्ग टर्म के अंदर कंसिडर होता है, तो उसके ऊपर आप कैपिटल गेन कैसे सेव कर सकते हैं ये हमारे कवर होता है इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 54, 54F और सेक्शन 54EC के अंदर। हम बारी बारी इन तीनों सेक्शन के डिस्कस करते हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहला हमारा सेक्शन है वो 54, जिसके अंदर सिर्फ इंडिविजुअल और HUF कवर किया गया है। यानी अगर आप इंडिविजुअल हैं या फिर आपकी HUF है तो ही आप इस सेक्शन 54 के बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों सेक्शन 54 के अंदर सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल हाउस जो प्रॉपर्टी है उसी को यहाँ पे कवर किया गया है। यानी कि मान लीजिए आपके पास कोई घर था जो कि 1 करोड़ का था, आपने उसे मान लीजिए कुछ समय बाद 2 करोड़ का बेच दिया। कुछ समय बाद का मतलब ये है कि आप उसे 24 मंथ से पहले सेल नहीं कर सकते, वरना आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंदर एप्लीकेबल हो जाएंगे। और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है तो फिर आपको अपने टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ता है। पर हम बात कर रहे हैं कि आप मान लीजिए लॉन्ग टर्म के अंदर एप्लीकेबल होता है, यानी आप 24 मंथ्स बाद यानी 2 साल बाद अगर आप उस रेजिडेंशियल हाउस को सेल करते हैं तो आपके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल होगा। और उस कैपिटल गेन को आप कैसे सेव कर सकते हैं, तो वो सेक्शन 54 में बताया गया है कि आपको अगर उसे सेव करना है तो आपको एक और नया रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर, एक नया रेजिडेंशियल हाउस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना होगा उस कैपिटल गेन को। यानी आपने प्रॉपर्टी 1 करोड़ का परचेज करा था और 2 करोड़ में जब उसे आपने सेल करा, यानी आपको गेन कितने का हुआ 1 करोड़ का, तो उस 1 करोड़ को जो है आपको री इन्वेस्ट करना है एक नया रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। साथ साथ यहाँ पर टाइम पीरियड की लिमिट भी लगाई गई है कि आपको अगले 2 साल के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करना है। और आप नया प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कराते हैं, यानी अगर आप एक नया रेजिडेंशियल हाउस बिल्ड करते हैं खुद से कंस्ट्रक्शन करके, तो आपको 3 साल का टाइम पीरियड दिया गया है इस सेक्शन के अंदर। साथ साथ इसमें एक एग्जम्पशन भी है हमारे पास। मान लीजिए आपने फिलहाल में ही लास्ट 1 ईयर के अंदर कोई प्रॉपर्टी आपने परचेज करी है जो कि रेजिडेंशियल हाउस था, तो उसे भी इसके अंदर कंसिडर कर दिया गया है। यानी कि भले ही आप मान लीजिए प्रॉपर्टी आज आप सेल करते हैं और आपको 1 करोड़ का बेनिफिट हो गया, पर अगर आप अभी से लास्ट 1 साल की देखते हैं, पिछले 1 साल में आपने कोई घर खरीदा हो रहने के लिए, तो वो घर भी जो है वो इसके अंदर कवर हो जाता है। तो उसे मान लिया जाता है कि आपने यहाँ पर एक नया घर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो इससे अब आप जो है 10 करोड़ तक का लिमिट होता है कि आप इस सेक्शन के अंदर अपने टैक्स को बचा सकते हैं।
और अगर आपने नहीं परचेज करा है तो आप नया घर भी परचेज कर सकते हैं। आपके लिए टाइम होता है 2 ईयर तक का। कई बार लोग कुछ ऐसे भी सोचते हैं कि उनका जो कैपिटल गेन हुआ है उससे वो एक नहीं 2 घर परचेज करना चाहते हैं, तो वो भी इस सेक्शन के अंदर कवर होता है कि मान लीजिए आपका जो भी कैपिटल गेन हुआ है, अगर आप उसे एक नहीं 2 घर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, पर ऐसा तभी कर सकते हैं जब आपका कैपिटल गेन जो है वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ के अंदर है तो आप एक के बजाय 2 घर भी परचेज कर सकते हैं। वो दोनों के दोनों ही रेजिडेंशियल हाउस होनी चाहिए। और ये जो फीचर है ये सिर्फ ज़िंदगी में आप एक ही बार एप्लीकेबल है, यानी आप सिर्फ एक ही बार अवेल कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर में दोबारा 54 सेक्शन का यूज़ करते हैं तो आप दोबारा 2 बार इन्वेस्टमेंट जो करने वाला जो हमारा यहाँ प्रोविज़न है 2, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सेक्शन 54 समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सेक्शन 54F की। इस सेक्शन के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही कवर किया गया है। और इस सेक्शन की खास बात यह है कि हमने जब इससे पहले वाले सेक्शन 54 की बात की थी तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ सेक्शन के अंदर रेजिडेंशियल हाउस को ही कवर किया गया था, जबकि सेक्शन 54F के अंदर आप कोई भी लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी जो है उसको अगर आप सेल आउट करते हैं तो उसके ऊपर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो सेव कर सकते हैं, एक्सेप्ट कि आपका जो लैंड है वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं हो, उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता ही नहीं है। और यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी जो थे हमारे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थे वो सेक्शन 54 में कवर थे। तो उसको छोड़ करके एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ करके जो भी आपके एसेट्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म के अंदर कंसिडर होते हैं उन्हें यहाँ पर कवर किया गया है। जैसे वो लैंड हो सकते हैं, गोल्ड हो सकते हैं, शेयर हो सकता है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर कवर हैं। अगर आप इस सेक्शन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको जो भी कैपिटल गेन हुआ है साथ ही साथ आपका जो अमाउंट था जो आपने इन्वेस्ट करा था, मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करा था 1 करोड़ का और एक लॉन्ग टाइम के बाद आप उसे जब सेल करते हैं तो आपको 2 करोड़ रुपए उससे रिसीव होते हैं, क्योंकि 1 करोड़ आपका जो आपने इन्वेस्टमेंट करा था वो, और साथ साथ 1 करोड़ जो था वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था। तो इस सेक्शन के अंदर बोला गया कि आपको पूरा का पूरा 2 करोड़ ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक नए रेजिडेंशियल हाउस के अंदर, जबकि हमने इसे पिछले सेक्शन में ये समझा था कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन ही आपको नया रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। जबकि इस सेक्शन के अंदर 54F में आपको पूरा का पूरा सेल प्रोसीड, यानी आपने जो भी सेल करा प्रॉपर्टी को उससे आपको जो पैसा आया वो सारा का सारा आपको एक नए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर परचेज करना होगा, यानी आपको नए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना होगा। और साथ ही साथ आपके पास पहले से एक से ज़्यादा रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास पहले से एक से ज़्यादा रेजिडेंशियल हाउस है तो आप इस सेक्शन को अवॉइड नहीं कर सकते। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट का जो टाइम लिमिट है वो सेम ही है जैसे हमारे सेक्शन 54 में थी, यानी कि आपको 3 साल के अंदर अगर आप कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो टाइम पीरियड होता है, अगर आप बना बनाया परचेज करते हैं तो आपको 2 साल का टाइम पीरियड होता है, और 1 साल यहाँ पर एग्जाम्पशन भी होते हैं कि आपने फिलहाल में अगर 1 साल जब आपने सेल करा प्रॉपर्टी को उससे ठीक 1 साल पहले तक अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करा होगा तो उसको भी कंसिडर कर लिया जाता है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है। इसके अंदर जो लिमिट है एग्जाम्पशन की वो 10 करोड़ ही है जैसे हमारा सेक्शन 54 में था, यानी 10 करोड़ तक का हम टैक्स का बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लास्ट सेक्शन 54 की बात करते हैं। इसके अंदर सारे के सारे टैक्स पर हमारे कंसिडर होते हैं, यानी कि आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, या कोई फर्म हो, या कोई कंपनी हो, सभी को इसके अंदर अवेल करने का यहाँ पर बेनिफिट है। साथ साथ अगर हम लोग एसेट की बात करें तो यहाँ पर सभी तरह के एसेट कवर किए गए हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हाउस हो, चाहे वो हमारा लैंड हो, चाहे गोल्ड हो, शेयर्स हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, एक्सेप्ट हमारा एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता ही नहीं है। तो एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ करके यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को भी, यानी रेजिडेंशियल हाउस को भी कवर किया गया है, साथ साथ और भी कोई हमारा लॉन्ग टर्म एसेट जो भी है उन सबको यहाँ पे कवर किया गया है। और इस सेक्शन के अंदर कंडीशन ये है कि आपको जो भी इन्वेस्टमेंट से गेन हुआ है, सिर्फ कैपिटल गेन की बात की जा रही है इसके अंदर भी, यानी कि आपने मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का कोई लैंड परचेज करा था जिसको आप 2 करोड़ में बेचते हैं, तो आपको जो कैपिटल गेन हुआ 1 करोड़ का सिर्फ वही मिस करना है आपको। और कहाँ करना है, तो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखा है कि आपको स्पेसिफिक बॉन्ड्स जैसे NHAI है, REC है, ऐसे बहुत सारे बॉन्ड्स है गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब्ड, उन्हीं के अंदर आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना होगा। और टाइम दिया गया होता है इसके अंदर कि आपको जब आपने सेल करा है अपने जो भी सिक्योरिटी थी, तो जो भी आपने एसेट जो सेल करा होगा उसके ठीक 6 महीने के अंदर आपको इन बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अगर हम सेक्शन 54EC यानी कि हम लोग इस सेक्शन की बात करें तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कतें या फिर डिसएडवांटेज ये हैं कि जब बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये 5 ईयर के लॉक इन बॉन्ड्स होते हैं, यानी आप 5 साल तक फिर पैसे नहीं निकाल सकते। और साथ ही साथ जो भी आपको इन बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने पे जो रिटर्न मिलेगा उनको ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है, और साथ साथ उनके ऊपर जो रिटर्न होते हैं बहुत कम होते हैं, लगभग 5% के आसपास का इनका बॉन्ड का रिटर्न होता है, यानी कि जो इनकी यील्ड होती है वो लगभग 5% के आसपास की होती है। साथ साथ इसके ऊपर आपको टैक्स भी पे करना है, और एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो सिर्फ 50 लाख तक ही है इस सेक्शन के अंदर।
तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने होम लोन से रिलेटेड सारे टैक्सेशन के बेनिफिट्स को समझा, साथ ही साथ हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैसे सेव कर सकते हैं और कौन सा वाला सेक्शन आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। उम्मीद है आप अब डिसीजन ले पाएंगे। साथ ही साथ हमें ऋण से आने वाले इनकम के ऊपर कैसे टैक्स को सेव कर सकते हैं उसको भी हमने समझा। तो दोस्तों ये ब्रॉडली वो सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर टैक्सेशन का बेनिफिट अवेल कर सकते हैं, जिससे हमारा जो ओवरऑल रिटर्न इस सेक्टर के अंदर है वो ज़्यादा हो सकता है और साथ ही साथ हम इसे एज अ टैक्स बेनिफिट टूल भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा टैक्स का जो बर्डन है वो कम हो पाए। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो और ये पूरी सीरीज जो है वो कुछ ना कुछ आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, कुछ ना कुछ आपको इससे सीखने को जरूर मिला होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इस सीरीज़ के अदर एपिसोड में। जय हिंद।